इस लेक्चर में हम लोग डिज़ाइन के एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के ऊपर बात करेंगे, यानी फ़ोटोशॉप की तरफ हम लोग नहीं जाएंगे इस लेक्चर में, और एक थ्योरी के सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे जो कि है प्रोजेक्ट प्लानिंग का चैप्टर। इसके अंदर टोटल 5 चीज़ें होंगी। प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या होती है? एक प्रोजेक्ट के आगाज़ से लेकर, यानी जब वो प्रोजेक्ट शुरू होता है, उस प्रोजेक्ट को सोचा जाता है, वहाँ से लेकर प्रोजेक्ट बनाने तक प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन से स्टेप्स आते हैं जिनको लेना बहुत ज़रूरी है। उसके अंदर सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है क्रिएटिव थिंकिंग का स्टेप, यानी ख्याल को सोचना। जो आपको टास्क दिया जाएगा उसके बारे में आइडियाज़ क्रिएट करना। आइडियाज़ क्रिएट करते वक्त इस बात का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी महारत उस वक्त कितनी है, आपके पास वसाइल क्या हैं, आपकी टीम के अंदर जो लोग हैं उनकी काबिलियत कितनी है, और आपकी टीम के अंदर किस किस फील्ड के प्रोफेशनल्स मौजूद हैं। यानी ये सोचना ज़रूरी है कि आया कि ये जो आइडिया आप लोग सोच रहे हैं, ये जो वाइल्ड एक दास्तान आप लोग अपने जहन में बना रहे हैं, क्या ये फ़ीज़िबल है रियल लाइफ में? अगर नहीं है तो ऐसे आइडियाज़ सोचें जो उस वक्त आपकी जो महारत है उसके हिसाब से उनको रियलिटी बनाया जा सके। क्रिएटिव थिंकिंग का ये एक असूल है। जब आप लोग अपने सॉफ्टवेयर में माहिर हो जाएं, आपके पास जो टीम है वो ज़्यादा प्रोफेशनल हो, तब आप कोई भी आइडिया जनरेट करें तो डेफिनेटली उसको रियलिटी बनाना आसान होगा। लेकिन अगर आपके पास वो स्किल्स अभी नहीं हैं, वो वसाइल अभी नहीं हैं, तो उसके लिए अपनी क्रिएटिव थिंकिंग को भी थोड़ी सी मनसूबाबंदी के साथ लेके चलना होगा। यानी एक आइडिया को इस तरह से उसकी एक कंपोजिशन डिज़ाइन करें, इस तरह से उसकी उस तस्वीर को सोचें, क्योंकि जब आप लोग किसी भी आइडिया को सोचेंगे, उसको तख्लीक करेंगे, तो सिर्फ़ उस तस्वीर का मंज़र नहीं देखना है, हम लोगों ने ये भी देखना है, हमें ये चीज़ भी फ़ौरन पता लग जानी चाहिए अपने ज़हन के अंदर ही कि उसके ऊपर फ़ोटोशॉप का ये टूल अप्लाई हो रहा है, इसके अंदर इस तरह से फ़ोटोग्राफ़ी हो रही है, इसके अंदर यहाँ पे ड्रोन फ़ोटोग्राफ़ी है, यहाँ पे सिंपल फ़ोटोग्राफ़ी है, और यहाँ पे इस तरह से इसका बैकग्राउंड सेट जो है वो डिज़ाइन हुआ हुआ है, बैकग्राउंड का कलर इस तरह लिया है, बैकग्राउंड के पीछे जो मैंने ये करैक्टर्स रखे हैं या फिर कोई कपड़ा लटकाया है, इसको इस तरह से लटकाया हुआ है। यानी उस तस्वीर को बनाने के अंदर जो छोटी छोटे नुआंसेस हैं, बारीकियां हैं, वो सब उसको सोचते वक्त आपके जहन में होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट किसी भी प्रोजेक्ट को प्लान करते वक्त जो आपके जहन में होना चाहिए है वो है ब्रेनस्टॉर्मिंग का स्टेप। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है? जब 2-3 लोग आपस में मिलकर एक डिज़ाइन पर काम कर रहे हों। ये डिज़ाइन किसी एजेंसी में भी हो सकता है, नहीं तो किसी अदारे के अंदर आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है या फिर आपका कोई फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है। उसके अंदर जब 2-3 लोग आपस में मिलकर एक आइडिया पर बैठकर गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं, इस चीज़ को कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग करना। यानी आप अपना आइडिया देते हो तो टीम के दूसरे मेंबर्स उसके ऊपर तनकीद करते हैं। क्यों तनकीद करते हैं? क्योंकि आप फोटोग्राफर नहीं हो, आप वो शख्स नहीं हो जो बैकग्राउंड के लिए सामान अरेंज करेगा। आप शायद सिर्फ एक फ़ोटोशॉप यूज़र हो जो फाइनल पे उस तस्वीर के ऊपर इफ़ेक्ट्स अप्लाई करेगा। तो ज़रूरी है कि आप अपने आइडिया को पहले ही दूसरों के साथ डिस्कस कर लें। हो सकता है आपने एक ऐसा आइडिया सोच रखा हो जिसके अंदर बहुत ऊंचाई से एक ड्रोन फुटेज आएगी, लेकिन आपका जो फोटोग्राफर है उसके पास ड्रोन कैमरा ही नहीं है। तो इस तरह से आप पहले ही ब्रेनस्टॉर्म करके अपना एक रास्ता डिफाइन कर लेते हो सकता है आपने कोई ऐसा सेट सोच रखा हो जिसके वसाइल अभी आपके पास ना हो, तो आपकी टीम का जो वो शख्स है जिसने मैनेजमेंट का हिस्सा संभाला हुआ है वो फ़ौरन से कह देगा नहीं ये पॉसिबल नहीं है, चेंज द आइडिया, कोई और ख्याल सोचो, कोई और आइडिया बनाओ। तो फिर उसके अंदर आप आल्ट्रेशन करोगे। तो इस तरह रास्ते बनते 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 एक आखिरी रास्ता आपको मिल जाएगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद आपको एक ऐसा आइडिया मिल जाएगा जो कि पूरी टीम के अंदर जो है वो काबिल कबूल होगा, और फिर आप उसके ऊपर ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकेंगे। तीसरा जो हमारे पास जो स्टेप है
वो है डिजिटल प्लानिंग का स्टेप। यानी जब भी कोई क्लाइंट आपके पास आएगा, या फिर अगर आपके कोई टीचर ने आपको कोई प्रोजेक्ट असाइन किया है, तो वो कैसे असाइन करेंगे? जैसे कि उन्होंने किसी घड़ी के बारे में कुछ आपको, वॉच के बारे में कुछ गाइड किया है कि ये एक घड़ी है और ये जो घड़ी है ये हैंडमेड है। तो आपको अपने प्रोजेक्ट में ये दिखाना है कि किस तरह महारत से हाथ से ये बनाई जाती है। टीचर या क्लाइंट दोनों सिर्फ इतनी सी बात करेंगे। आगे आपको खुद सोचना होगा, ये सोचना होगा कि इसकी तस्वीर कैसे बनेगी। क्लाइंट आपको आके ये नहीं बताएगा कि आपने इसको एक पुराने से लकड़ी के टेबल पे रखना है ताकि उससे एक विंटेज और महारत की लुक निकल के आए। आपने एक आदमी को एक वो मैग्नीफाइंग ग्लास देना है, वो घड़ी की डिटेल देख रहा हो। ये सब कुछ क्लाइंट नहीं बताएगा, ये आप लोगों ने सोचा है बाद में। तस्वीर के जो पीछे जो उसका एक दास्तान है, उसको विजुअल्स में, डिजिटल विजुअल्स में कन्वर्ट करना वो आपकी ज़िम्मेदारी है कि इसकी तस्वीर किस तरह से बनाई जाएगी कि वो उसकी वो कहानी सुना दे। यानी अब इस घड़ी की जो तस्वीर है, आप लोग किसी बहुत मॉडर्न टेक टेबल के आगे नहीं लेंगे। आप लोग किसी, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लू कलर जो है वो, उसके अंदर रोबोटिक ब्लू जो कलर होता है या नियॉन कलर्स उसके अंदर यूज़ नहीं हो रहे होंगे, और ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स भी यूज़ नहीं हो रहे होंगे। जब एक विंटेज चीज़ की, एक क्लासिक चीज़ की जब तस्वीर बन रही होगी, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 रंग यूज़ होंगे, उससे ज़्यादा कलर्स नहीं यूज़ होंगे। ये चीज़ें आपको टास्क असाइन करने वाला जो टास्क दे रहा है उसके इल्म में नहीं है। ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप लोग सोचें अपने कलर थ्योरी के नॉलेज के साथ, अपने डिज़ाइन के नॉलेज के साथ आप लोग इन चीज़ों का फैसला करें। चौथा जो हमारा एक पॉइंट है वो एक सवाल है, डिज़ाइनर्स के लिए एक क्वेश्चन के जैसा है कि क्या तख्लीकी काबिलियत यानी क्रिएटिविटी ज़्यादा मुतासिर करेगी या फिर टेक्निकल साइड पे आपकी जो महारत है वो ज़्यादा इम्प्रेस करेगी, असर डालेगी? तो इसका जवाब क्या है? जो एक क्रिएटिव क्रिएशन होती है यानी आर्टिस्टिक क्रिएशन, तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है टेक्निकल वाली से। लेकिन अगर कोई आपको कोई जॉब देना चाहता है, हायर करना चाहता है, तो उसको रिलायबिलिटी चाहिए होगी। अगर आपके क्रिएटिव काम के अंदर टेक्निकल साइड कम है, तो फिर आपके लिए प्रोफेशनल वर्ल्ड में चल पाना आसान नहीं होगा। लेकिन जो शख्स टेक्निकल डिज़ाइन की तरफ ज़्यादा होगा, उसकी क्रिएटिविटी चाहे कम हो, लेकिन जो हायर करने वाला है उसको पता है कि ये शख्स रिलायबल है, इससे कोई भी काम लिया जा सकता है। तो ज़रूरी ये है कि आप जो हैं, आप एज एन आर्टिस्ट अपने आप को दोनों साइड्स पे बराबर लेके चलें। यानी अगर आप क्रिएटिव हैं तो टेक्निकल प्रैक्टिस की तरफ ध्यान दें, और अगर आप ज़्यादा टेक्निकल के अंदर हैं तो क्रिएटिव वर्ल्ड को भी देखें और उसका मुआयना करें। क्रिएटिव है तो डेफिनेटली आप लोग लेक्चर्स सुने, कोर्सेज लें, और अपना जो स्किल है, फ़ोटोशॉप का स्किल है या किसी भी और सॉफ्टवेयर का स्किल है, उसको इम्प्रूव करें ताकि आपकी जो टेक्निकल साइड है वो भी बेहतर हो सके। दूसरा, अगर आप टेक्निकल साइड पे हैं तो क्रिएटिविटी कैसे सीख सकते हैं? क्रिएटिविटी सीखने के लिए आपको मुख्तलिफ़ आर्टिस्टिक फॉर्म्स को स्टडी करना होगा, आपको लिटरेचर को पढ़ना होगा, और इसी तरह जो डिज़ाइनर्स ने, पुराने डिज़ाइनर्स ने जो तस्वीरें बनाई हुई हैं, पेंटिंग्स हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन को पढ़ें कि उन्होंने किस तरह से एक आइडिया को एक विजुअल तस्वीर के साथ जोड़ा है और उसमें दिखाने की कोशिश की है। इसी तरह आप लोग मूवीज़ देखें, वो मूवीज़ नहीं जो कि मॉडर्न फिल्म्स हैं, आर्टिस्टिक फिल्म्स होती हैं जिनको क्लासी जॉनरा में हम लेके जाते हैं। वो ऐसी फिल्म्स होती हैं जो कि सोली आपको एक एक्टिंग के क्राफ्ट को दिखाना चाहती हैं, ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ अनासिर से आपको आगाह करना चाहती हैं। वो फिल्में होती हैं जिनको हम क्लासी फिल्म्स कहते हैं। जिस तरह से एक फ़िल्म है
आई थिंक सुपर 30 नाम है उसका, जिसके अंदर वो बच्चे हैं कुछ, और उनकी एक तालीम की जो जर्नी है उसके अंदर मुश्किलात हैं, उनको डिस्कस किया हुआ है। और इस तरह से बहुत सी फिल्म्स हैं जिनके अंदर, इसके अलावा शमिताभ नाम की एक फ़िल्म है जिसके अंदर एक्टिंग के क्राफ्ट को जो है वो स्टडी किया गया है। तो इस तरह से तो मैं समझता हूँ कि जो क्रिएटिविटी है, अगर कोई भी क्रिएटिविटी को सीखना चाहता है तो उसको अपने आप को अल्फाजों की दुनिया से वाकिफ़ करना होगा। यानी अगर किसी शख्स को 1000 अल्फाज आते हैं तो उसको 1000 एक्सप्रेशंस यानी 1000 जज्बात से उसकी वाकफ़ियत है। जिसको सिर्फ 10 अल्फाज आते हैं वो सिर्फ 10 जज्बात को जानता है। तो इस तरह से लिटरेचर जो है वो, जैसे जैसे आपकी वर्ड की वोकेबलरी बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे आप नए नए एहसासात से वाकिफ़ होते हैं, क्योंकि हर लफ्ज़ एक एहसास को बयान कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्रिएटिविटी और थिंकिंग को पढ़ा, जो कि लास्ट अब जो हमारा जो पॉइंट है, 5वां पॉइंट, वो है विजुअल लैंग्वेज का पॉइंट। विजुअल लैंग्वेज का मतलब ये है कि अब जो आपका फाइनल एक आइडिया बनेगा, जब वो एक फ़ाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, क्या वो फाइनल डिज़ाइन आइडिया को कन्वे कर रहा है, यानी जो मैसेज आप देना चाहते थे वो इफ़ेक्टिवली कन्वे हो पा रहा है या नहीं। क्योंकि इन दी एंड आपने उस तस्वीर को कोई मैसेज आगे पहुंचाने के लिए ही क्रिएट किया था। तो ये बहुत ज़रूरी है कि तस्वीर जो है वो विजुअली बैलेंस्ड हो, विजुअली भी अपीलिंग हो, लेकिन जो मैसेज है वो कहीं छिप ना जाए, मैसेज भी कन्वे होना ज़रूरी है। ये हमारा जो है वो एक लास्ट पॉइंट होगा। तो इस तरह से 5 पॉइंट्स के अंदर आप लोगों की डिजिटल प्लानिंग जो है वो कंप्लीट होती है। उसके बाद आप अपना जो फाइनल जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं। तो किसी भी डिज़ाइन के ऊपर काम करें, कोई भी प्रोजेक्ट आपको अगर मिला है उसके ऊपर काम करें, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। इन चीज़ों को इग्नोर करेंगे तो हो सकता है कि वो सिर्फ एक खूबसूरत सी कंपोजिशन बन जाएगी, जो कि ठीक है, काम चला देगी, लेकिन जो आपको आगे चेक करने वाले हैं यानी जो जूरी है, वो इन चीज़ों से वाकिफ़ है, इन पॉइंट्स से वाकिफ़ है, जो आपको आपके काम को इवैल्यूएट करेंगे या उसको कोई ग्रेड असाइन करेंगे, तो वो इन पॉइंट्स से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। वो जानते हैं कि एक तस्वीर के अंदर अगर कोई भी एलिमेंट यूज़ हुआ है तो उसका कोई मकसद होना चाहिए है मैसेज को कन्वे करने में। तो इन चीज़ों का आगे से अगर आप कोई भी डिज़ाइन बनाएं, कोई भी क्रिएशन करें, तो उसके अंदर इन चीज़ों को भी अपने जहन में रखें कि ये डिज़ाइन की दुनिया है, यहाँ पे थोड़ा सा हसास होना ज़रूरी है हर एक चीज़ के बारे में।